होने वाला है, जिसमें आपको बता दें कि इस सेशन में जिस प्रकार से हम सुबह से देखते आ रहे हैं, एजुकेशन से लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर के कलाकारों तक, हर एक पहलू को हम इस सेशन में छूते नजर आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में छूते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक महान हस्ती अब आने वाले हैं, हमारे साथ एक महत्वपूर्ण गेस्ट आने वाले हैं इस सेशन के लिए। जहां आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो इस मंच पर अब अगले सेशन के लिए हमारे साथ हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, आपसे आग्रह करूंगी प्लीज आप स्टेज पर आए और इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी अनिल प्लीज आप भी स्टेज पर आएं और इस सेशन को होस्ट करें। और ध्यान से जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी कि आप इनका स्वागत करें, क्योंकि युवा नेता हैं ये, और युवा नेता हैं तो आपके सवाल भी काफी ज्यादा युवाओं वाले होने चाहिए, जानने की जागरूकता आप सभी में होना चाहिए। अनिल, ओवर टू यू। शुक्रिया सीमा। विक्रमादित्य सर, आप बहुत आपका सेशन चल रहा है और कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि शिमला में अचानक से सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। 2 दिन तक पहले बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन अचानक से आज हर्ष महाजन जी को उन्होंने उतार दिया है। क्या बीजेपी कोई खेला करने वाली हिमाचल में? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा में उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया है, वैसे तो ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी का अधिकार रहता है कि अपना कैंडिडेट वो चुनाव के लिए उतारें। मगर अगर हम एक प्रेसिडेंट देखें और जो विधानसभा की एक गरिमा है और विधानसभा में जो एक सेट प्रेसिडेंट पहले का रहा है, तो उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो सत्ता पक्ष में अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है तो विपक्ष जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारता है। पिछली बारी हमारी सरकार नहीं थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मगर उस समय भी जब उनके प्रत्याशी आए, हम चाहते तो हम भी अपने कैंडिडेट्स दे सकते थे, मगर हमने एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, हाउस के कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे उस समय के नेता ने ये निर्णय लिया, सबसे विचार विमर्श करके, कि हम उनको जो है अनकंटेस्टेड तरीके से उनको जिताएंगे, और उस समय उनके प्रत्याशी जीते। तो उस प्रेसिडेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नंबर जहाँ तक आंकड़े हैं हमारे पास बहुमत है, हमारी सरकार है, मगर फिर भी अब उनका अधिकार है, तो उस पर तो मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग एंड वी विल फाइट ऑल बैटल्स, वेदर इट इज़ द राज्यसभा, वेदर इट इज़ द फोर्थ कमिंग लोकसभा। हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात की आपने, लोकसभा चुनाव सर पर हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या कांग्रेस इस बार चारों की चारों सीटें जीतने जा रही है? क्या तैयारी है कांग्रेस की? और दूसरी बात कि चर्चा ये भी है कि मंत्री और विधायकों को भी कांग्रेस जो है मैदान में उतार सकती है। अगर आपका नाम आता है मंडी से, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, जब भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से इन चुनावों में उतरेगी। पिछली बारी तो हमने मंडी संसदीय क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में, जब भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री दूसरे थे, उस समय भी हमने चुनाव लड़ा और जीते कांग्रेस पार्टी। उसके साथ 3 और विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शंस में जीते, जिससे एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना। तो फोर्थ कमिंग जो लोकसभा के इलेक्शंस है, उसमें भी हम पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है या लड़ने की बात है, ये तो निर्णय पार्टी का जो हाई कमांड है वो लेता है, अकॉर्डिंग टू सर्वेज, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स उसमें देखे जाते हैं। मगर निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा फ्रंट फुट पे खेलने में विश्वास रखता हूँ, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने जब भी हमें दी है, हमने उसमें हमेशा अपना योगदान देने का प्रयास किया है। हालांकि अभी मुझे एक जिम्मेवारी का पद यहाँ पे सरकार में दिया है और मुझे शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जिताया है, मगर हमने हमेशा ये बात कही, इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी पार्टी मैन, बिकॉज वट एवर वी आर, इट इज़ बिकॉज ऑफ फर्स्टली लोगों की वजह से है,
और दूसरा संगठन और पार्टी की वजह से है। इसलिए जो भी जिम्मेवारी पार्टी मुझे या और लोगों को देती है उससे हमको पीछे नहीं हटना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी मजबूती से लड़नी चाहिए, ये मेरा मानना है और इसी सोच के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आप फ्रंट फुट पर खेलते हैं आपने कहा, तो मैं इससे ही जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो जय श्री राम का उद्घोष लिखते हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तब भी आप अयोध्या गए। हालांकि कांग्रेस ने किनारा कर लिया था कि भाजपा का कार्यक्रम है, आप फिर भी गए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रभु श्री राम की बात है या और हमारे देव समाज की बात है, उस पे भाजपा का कोई कॉपीराइट नहीं है, ये सबके हैं, प्रभु राम सबके हैं। और जितना काम हिमाचल प्रदेश में, मैं पूरी देश की बात तो नहीं करूंगा, मगर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जितना काम देव संस्कृति को, देव समाज को बढ़ाने में कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने और हिमाचल के जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो किया है, उसको आज पूरा देश उस चीज़ की सराहना करता है। आपने मुझे मेरे अयोध्या जाने की बात कही, जो निमंत्रण मुझे आया था वहाँ जाने का, वो भी इसीलिए आया था, वो व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं आया था। वो जो काम वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति के लिए किया, और सबसे बड़ी बात जो 2007 में वो धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश में लेकर आए, उसको मद्देनजर रखते हुए वो निमंत्रण दिया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हम हर समाज के हर तबके के लिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, सबके लिए हमने कार्य पहले भी किए हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। मगर जिस तरीके की एक धारणा आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है देने की कोशिश भाजपा कर रही है कि राम हमारे हैं और हम राम को लेकर आए हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इसी को हम इसका खंडन करने के लिए अयोध्या भी गए, प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए, और प्रभु राम के आशीर्वाद से हम चारों लोकसभा सीटें जो है वो हिमाचल के अंदर जीतेंगे। आपने एक बयान में कहा था, क्योंकि आपकी चर्चा लगातार ये होती रहती है कि आप भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं, ये अफवाह कौन फैलाता है, और उसके बाद आपने ये कहा था कि मैं आया राम गया राम की राजनीति नहीं करता हूँ, जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। नहीं, बिल्कुल, हम तो जैसे मैं अपने पिताजी का जिक्र कर रहा था, 1977 में जब सारे के सारे कांग्रेसी उस समय कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, उस समय 3 साल तक हमारे निजी निवास से, हॉली लॉज से जो है वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का कार्यकाल जो ऑफिस है वो वहाँ से चला, और हम डाइड इन द वूल कांग्रेसमैन है। ठीक है, हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखते हैं, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी सोच है प्रदेश के लिए, उसको मैं बेबाकी से रखता हूँ। हो सकता है कई बारी वो चीज़ें कई लोगों को अच्छी ना लगे, मगर वो हमेशा मैं वो बात करता हूँ जो प्रदेश हित में और राष्ट्र हित में है, क्योंकि हमारे लिए नंबर 1 राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी आती है, और उसके बाद जो है अपना व्यक्तिगत लाभ आता है। इसलिए उन चीज़ों में कभी लोग ये कह सकते हैं कि हम एंटी पार्टी कोई बात कर रहे हैं, या ये कोई अपने व्यक्तिगत रूप से उस बात को एक अलग दृष्टि से उसको दिखाने की कोशिश कर सकता है। बट मेरे मॉरल्स और प्रिंसिपल्स बिल्कुल साफ है कि हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। उसके लिए अगर हमें कभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई बात रखनी भी पड़े, तो मैं अपने मॉरल्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आपके विभाग की बात कर लेते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आप, और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपदा के वक्त प्रदेश में सारी सड़कें जो हैं वो बंद थी, लेकिन आपके विभाग ने मुस्तैदी दिखाई, आप हर रोज़ पोस्ट करते थे कि ये सड़क खोल दी गई है, और इसके अलावा आप बात कर रहे थे मैं हर बात बेबाकी से करता हूँ, आप केंद्रीय मंत्रियों से मिलते थे, वहाँ पर जाकर मदद मांगते थे, क्या आपको वो पूरी मदद मिली जो आपने मांगी, और आपके विभाग की, पीडब्ल्यूडी विभाग की 1 साल की क्या उपलब्धि है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने जो भी एफर्ट्स किए वो हमने पूरे तरीके से उसको पूरा किया। मैं इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम में और हमारे डिपार्टमेंट में कमियाँ हो सकती है,
मगर हमने पूरी डेडिकेशन के साथ, और ख़ास करके क्योंकि जब मैंने टेक ओवर किया डिपार्टमेंट को, उसके 2-3 महीने के अंतरकाल के अंदर ही ये आपदा प्रदेश के अंदर आ गई। अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो है वो बरसात आई और बहुत नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ। करीबन 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ पूरे प्रदेश में। मेरे डिपार्टमेंट में ही पीडब्ल्यूडी में करीबन 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार लगातार मैंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, खास करके वो क्षेत्र जहां पर सड़कें बंद हो गई थी, और हमने इमीडिएट ये आदेश डिपार्टमेंट को दिए कि क्योंकि वो समय एप्पल सीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा था, और प्रदेश में आप जानते हैं कि हिमाचल को एप्पल बोल ऑफ द कंट्री कहा जाता है। 4,500 करोड़ रुपए का हमारी अर्थव्यवस्था केवल सेब की है, और उस समय में हम ये नहीं चाहते थे कि जब सड़कें बंद हो गई, करीबन एक समय में 4,000 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद हो गई थी, कि उसका नुकसान भी हमारे बागवानों को हो। इसलिए इमीडिएटली हमने सारी सड़कों को खोलने के निर्देश दिए। जहाँ पे डंगे लगने थे, रिटेनिंग वॉल्स लगनी थी, वो किया। जहाँ पे कटिंग होनी थी पहाड़ों की, वो करवाई। मशीनें नहीं लगवाई, जेसीबीज नहीं खरीदी, उनको हायर किया। मगर हमें खुशी है कि हमने जगह जगह पे सड़कों को की बहाली रिकॉर्ड समय के अंदर करी। क्या एनएचएआई ने कुछ गड़बड़ी की है? नहीं, एनएचएआई का देखिए, नेशनल हाईवे एनएचएआई का इंटेंशन अच्छा है। मैं मानता हूं कि उन्होंने, चाहे हमारा कांगड़ा से लेकर आपका शिमला मटौर हाईवे है, चाहे आपका कीरतपुर से लेकर मनाली एनएचएआई है, 4 लेन है। अब तो आप देखें करीबन आप मंडी से 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, और मनाली आप करीबन 3.5-4 घंटे में मनाली पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मगर हमको जब ये काम हो रहा था, जब ये फॉर्मेशन कटिंग्स यहाँ पे हो रही थी, हमको यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, यहाँ का स्ट्राटा है, यहाँ का सॉइल कंडीशंस है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए था। आईआईटी की टीम्स को, आईआईटी रुड़की है या आईआईटी कानपुर है या जो भी इनके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो है ओपिनियन को उसमें लेना चाहिए था। और जब गडकरी जी भी हिमाचल आए, उनको हमने निमंत्रण दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो आए, उन्होंने भी इस बात को माना कि यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ये कटिंग होनी चाहिए थी। कई जगहों पे 90 डिग्रीज का कटिंग हो गई, और उसकी वजह से जब बरसात आई, सारी की सारी पहाड़ जो है वो बैठना शुरू हो गया। कई जगहों पे नदियों के साथ पूरा का पूरा रोड जो है वो बैठ गया, धंस गया, और हज़ारों करोड़ का नुकसान एनएचएआई को भी हुआ। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आने वाले समय में भी आपदा आ सकती है, बट वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वी हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम दी शॉर्ट कमिंग्स दैट वर देयर, चाहे वो हमारी सरकार में थी, चाहे पिछली सरकार में थी। मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूं, मगर हमें अपनी कमियों को या जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है उनको देखना है, और आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें ना हो प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बाकी जहां तक केंद्रीय मंत्री की आपने बात करी, हम लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलते हैं। जो मेरे मंत्रालय के संबंधित नितिन गडकरी जी है, और अभी हमको प्रधानमंत्री सड़क योजना में एक बहुत बड़ा पैकेज, करीबन 2700 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल को मिला है, और मैंने उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। उनके जो केंद्रीय मंत्री है ग्रामीण विकास के, गिरिराज सिंह जी, मैं उनसे भी मिला, उनका धन्यवाद किया, और उसको भी हम हिमाचल के अंदर एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पर विरोध करना है हम करेंगे, मगर हर चीज़ में विरोध करना और हर चीज़ में टिक्का टिप्पणी करना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरिट के ऊपर जहां लगेगा कि हमारे हितों की नज़रअंदाजगी हो रही है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट व्हेन दे आर हेल्पिंग द स्टेट एंड इफ दे आर हेल्पिंग द स्टेट, आई विल कंग्रेचुलेट एंड थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि मेरे खून में जो है वो किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करने की सोच नहीं है। कहा जाता है कि आप कहीं पार्टी लाइन से बाहर, कहीं दूसरी पार्टी में तो नहीं जा रहे हैं। नहीं है, ये पार्टी लाइन नहीं है। जहां पे विरोध, नाम चर्चा में रहता है, जहां पे विरोध करना है मैं करूंगा, और खुल के करूंगा, ठोक बजा के करूंगा। मगर अगर कोई अच्छा प्रदेश को मिल रहा है, तो अगर मैं उसका धन्यवाद नहीं करूं, तो क्या प्रदेश की जनता मेरे को माफ करेगी कि आप इतना सहयोग लेकर आ रहे हैं, या इतना आपको वहां से सहयोग मिल रहा है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं? तो मुझे भी तो अपनी जनता को, अपने लोगों को जवाबदेही देनी है। अच्छा सर, ये एक चीज बताइए मुझे, जयराम जी से क्या प्रॉब्लम है? कभी आप उनको नाटी किंग कहते हैं, कभी पलटू राम कहते हैं, क्या समस्या क्या है? नहीं,
नहीं, जयराम जी का तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, बड़े वरिष्ठ नेता है, पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो कभी मजाकिया तौर पे इस तरीके की बात चलती है, क्योंकि जब पीछे वो मुख्यमंत्री थे तो कोई ऐसा मंच नहीं छोड़ते थे जहाँ पर नाटी करना शुरू कर देते थे। तो ये अच्छी बात है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं प्रदेश की। मगर आपको ये भी देखना है कि आप एक कुर्सी के ऊपर विराजमान है और उसकी गरिमा को बना कर भी रखने की आवश्यकता है। तो उस तरीके से कभी मजाक में हमने बात करी है। और जहाँ तक विरोध करने की बात है, हमने तथ्यों के ऊपर खुलकर पिछले 5 साल जयराम सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उसका हमने रिकॉर्ड पे उसका हमने विरोध भी किया है। आज जो प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, और उसकी प्रॉब्लम, जो उसका जो जेनेसिस है, जो उसका रूट कॉज है, वो 1 साल के अंदर तो बना नहीं है। इट इज़ ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस तरीके से जो प्रॉब्लम्स प्रदेश को आ रही है। चाहे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, हिमाचल को एक समय में 13,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से केंद्र सरकार से मिलता था, आज वो मात्र 2,000 करोड़ तक सीमित रह गया है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी, एक समय में हम करीबन 15,000 करोड़ रुपए का लोन अलग अलग ओपन मार्केट से ले सकते थे, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ले सकते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते थे। अब हमको कैपिंग लगा दी है कि जो हमारा GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका मात्र 3% आप ओपन मार्केट से उठा सकते हैं। तो मात्र अब हम जो है करीबन 6,000 करोड़ रुपए ओपन मार्केट से उठा सकते हैं। हमारी जो कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेंशन्स है, सैलरीज है, एरियर्स है, DA अलाउंस है, ये सब चीज़ें हमने मीट करनी है। तो इन चीज़ों के लिए हमको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू की तो आवश्यकता है, तभी हम उन चीज़ों को पूरा कर सकेंगे। और आज जो करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमको चिंता को कैसे दूर कर रहे हैं आप? कुछ नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि जो कर्ज है इसको कम किया जाए? मुख्यमंत्री जी लगातार उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। अभी वो आएंगे आपके चैनल पर, वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से हम वाटर सेस लेकर आए हैं प्रदेश के अंदर। हमारे जितने नाके हैं वहाँ पे हमने जो है एक्साइज के लिए नए तरीके से हमने टैगिंग, जैसे आपकी NHI के हाईवेज पे होती है, वैसी टैगिंग अब हम हिमाचल के बॉर्डर्स पे भी शुरू कर रहे हैं। और पिछले कल ही हमारी कैबिनेट की बैठक में एक नई माइनिंग पॉलिसी, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का विषय है, वो भी पिछले कल जो है पास हुई है। उसमें किस तरीके से हमने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी बजरी है, हमारा पत्थर है, हमारा सैंड है, कैसे हमने उसको यूज़ करना है, और उसमें जो रेवेन्यू लॉसेस हमको हो रहे थे, उससे कैसे हमारे एक्सचेकर को पैसा आए, उसकी वृद्धि हो, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो उससे भी हमारी आस्ते आस्ते कर जो आमदनी है वो बढ़ेगी। अब ये नहीं होगा कि एकदम उस पर जो है वो उछाल आएगा, मगर एक सस्टेन तरीके से उसको हम आस्ते आस्ते बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी हमारे और रिसोर्सेज प्रदेश के अंदर है, जितने हमारे यहाँ पे जो माइनिंग के क्षेत्र में खास करके जो हमारे वो है, उसको हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसके ऊपर जो है चिंतन मंथन किया जा रहा है। आपको एक नया विभाग मिला है, शहरी विकास विभाग, उसमें क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? देखिए, शहरी विकास तो अभी मैंने संभाला ही है, अभी करीबन हफ्ता भर हुआ है, तो उस पर भी मैंने विस्तार पूर्वक अभी एक प्रेजेंटेशन ली है। और उसमें क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत हमारी 2 शहर धर्मशाला और शिमला, इनको करीबन 550-600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिला है। उसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। तो उसको हम देख रहे हैं कि कैसे उसको बेहतरीन तरीके से उसके कार्यों को पूरा करवाया जाए, समय पर पूरा करवाया जाए। हालांकि उसकी एग्जीक्यूशन पूर्व सरकार द्वारा शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा जितनी हमारी लोकल बॉडीज़ है प्रदेश के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, करीबन 60 लोकल बॉडीज़ है, उसको उनके रेवेन्यू को हम कैसे बेहतर करें आने वाले समय में, क्योंकि केवल उनको ग्रांट इन एड पर ही निर्भर नहीं रहना है। उनको हम कैसे रेवेन्यू जनरेशन उनकी करवाई जा सकती है, चाहे पार्किंग बनाएं और एसेट्स बनाएं, कैपिटल एसेट्स बनाएं, जिससे आमदनी उनकी बेहतर हो, उसके ऊपर हम आने वाले समय में जो है बात करेंगे। मैं जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्टेड लोग हैं उनको मैं बुलाऊंगा, उनके कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। सारे मेयर्स हैं, आपके चेयरमैन्स हैं, उनके साथ बात करेंगे कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि शिमला हिमाचल
वैसे तो कहा जाता है कि 96% जो है वो रूरल राज्य है, ऐसा एक हमारी एक धारणा है। मगर आप अगर देखेंगे सही रूप से तो अब अर्बनाइजेशन आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पूरे प्रदेश के अंदर फैल रही है, 5G पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, तो आपके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी वो सुविधाएं आपको उपलब्ध है जो आपको पहले सिर्फ शहरों में मिलती थी। अब उनको हमें कैसे केटर करना है आने वाले समय में, उस चीज़ पे हमको काम करने की आवश्यकता है, और कैसे हमें शहरी विकास आने वाले समय में करना है उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड प्लानिंग करेंगे। अभी शिमला शहर के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम जो हमारी सरकार द्वारा, जब हमारी पहले सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक 800 करोड़ रुपए का शिमला के लिए 24/7 प्रेशराइज्ड वाटर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम हमने शुरू की थी, जिसमें आपके सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा और शिमला शहर को वो दिया जाएगा। अब वो भी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, तो उसके लिए भी हम उस पर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो, ताकि आने वाले समय में शिमला शहर में, क्योंकि आपने देखा पहले एक बारी यहाँ पे टाइफॉइड हो गया था, उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। कई बारी कंटेमिनेटेड वाटर जो हमारे सोर्सेज है वहाँ से पानी शहर में आया और उसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो गई थी। एक बारी पानी की बहुत किल्लत भी शिमला के अंदर हो गई थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये बहुत बड़ी स्कीम लाई है, जिसमें करीबन 75 MLD मिलियन लीटर पर डे का प्रावधान शिमला शहर के लिए किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम होगी और अगले 50 साल तक शिमला शहर के लिए पीने की पानी की सुविधा को जो है ये पूरा करेगी। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो शिमला में लगातार बढ़ रही है और पिछली सरकारें भी योजनाएं बनाती रही, लेकिन वो फाइलों में दब गई योजनाएं कि शिमला का बोझ कम किया जाए, यहाँ से ऑफिसेज जो हैं वो शिफ्ट किया जाए कहीं, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। क्या आपकी ऐसी योजना है कोई कि शिमला की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ऑफिसेज को देखिए, कहीं चिंता तो दूसरी जगह है, शिफ्ट किया और जाए? जब मैं विपक्ष में था उस समय भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी चिंता व्यक्त करी, क्योंकि शिमला शहर जब बसाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, जो है आपकी 17वीं सेंचुरी में, लेट 17वीं सेंचुरी में, 1850s में शिमला शहर को बसाया गया था। और उस समय शिमला शहर की जो परिकल्पना की गई थी वो मात्र जो है 20,000 लोगों के लिए की गई थी। आज शिमला की फ्लोटिंग पॉपुलेशन को मिलाकर करीबन 5 लाख लोग शिमला के अंदर, 2.5-3 लाख परमानेंट है, बाकी जो आते जाते रहते हैं, तो 5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन शिमला की है। उसके लिए शिमला की जो कैपेसिटी है, यहाँ के हमारे सूवेज कनेक्शंस है, हमारे पानी के कनेक्शंस है, हमारी सड़कें हैं, वो उस हिसाब से बनी नहीं है और अब हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान में अभी एक शिमला का जो ग्रेटर शिमला का एक डेवलपमेंटल प्लान भी पास हुआ है, उसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की आवश्यकता है। अभी हमने, जब हमारी पहले भी सरकार थी उस समय भी हमने कोशिश करी थी, एक सिंगापुर की फर्म थी, उनके साथ हमने प्लान किया था कि आपका जो आउटस्कर्ट्स है शिमला का, जहाँ पे एयरपोर्ट है जाठिया देवी में, वहाँ पे एक नई टाउनशिप को बसाया जाएगा। पीछे वो हो नहीं पाया, अब फिर से उसमें केंद्र सरकार का भी हमको ग्रांट मिल रही है। करीबन 1200 बीघा को वहाँ पे एक्वायर कर वहाँ पे टाउनशिप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर काम चला हुआ है। तो जैसे ही उसमें हमको सहयोग केंद्र सरकार से मिलता है हम उस पर काम करेंगे। मगर आने वाले समय में ये चिंता हमको करने की आवश्यकता है कि जितने भी हमारे मेन ऑफिसेज हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट है, हाई कोर्ट है या आपके मेन इंस्टीट्यूशंस है, उसके अलावा जितने डिपार्टमेंटल ऑफिसेज हैं उसको हमें इन द फेज्ड मैनर शिमला से बाहर करने की आवश्यकता है, ताकि शिमला का जो लोड है, कैरिंग कैपेसिटी है, उसको हम कम करें। और अभी जो एनजीटी का एक ऑर्डर था पीछे, जिसमें केवल 2.5 मंजिल पहले बनाने की इजाज़त थी, अब उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको निरस्त कर दिया है और अब उसमें हमारी वर्टिकल तरीके से बिल्डिंग्स को बढ़ाने की इजाज़त भी दी है। पर उसमें भी हमें प्लान तरीके से बिल्डिंग्स बनानी है, ऐसा ना हम कि 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना दे और जिसमें 20 मीटर का वो दिया गया है कि 20 मीटर की आप बिल्डिंग बना सकते हैं, मगर उसमें जिस तरीके की अभी आपने देखा आपदा के समय में कि बिल्डिंग्स गिरनी शुरू हो गई। शिमला की फोटोज पूरे देश में वायरल हुई,
हम वो स्थिति भी प्रदेश के अंदर नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ की जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, यहाँ क्योंकि हमको ये भी नहीं भूलना है कि शिमला सेस्मिक 4 जोन में आता है। कोई भी अगर दुर्घटना यहाँ पे घटी, कोई अर्थक्वेक यहाँ पे आया, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम यहाँ पे प्रदेश के और क्षेत्र के लोगों को देना पड़ सकता है। इसलिए उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है और एक प्लान तरीके से शिमला शहर की डेवलपमेंट को आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। सर, आपके पास खेल मंत्रालय भी था, लेकिन वो आपसे ले लिया गया वापस। तो चर्चा ये थी कि विक्रमादित्य नाराज हैं, क्या आप नाराज थे? नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? मुझे नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो हमेशा कहा है कि सरकारें आती जाती रहती है, आज है कल नहीं है। कुर्सी पर आज है कल नहीं होंगे, परसों फिर होंगे। तो इसलिए ये तो केवल एक जरिया है लोगों की सेवा करने के लिए, इसलिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो हमेशा कहा है कि ये कोई कैबिनेट का जो एक पोजीशन होती है, वो कोई मेडल नहीं है जो आप अपने छाती पे लगा के घूमें। ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का समर्थन है, और उसको बनाए रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पोस्ट विल कम एंड गो, सरकारें आएगी और चले जाएगी, इसलिए इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, आप युवा हैं, तेज तर्रार नेता हैं। मैं चाहूँगा कि युवाओं को इस मंच से आप एक संदेश दें, क्योंकि राजा साहब की आप जो राजनीतिक विरासत है उसको संभाल रहे हैं, और खासकर उन युवाओं के लिए एक मैसेज जो नशे की लत में पड़ चुके हैं। नहीं, प्रदेश के युवाओं को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश एक मुश्किल दौर से ज़रूर गुज़र रहा है, मगर हमारे इच्छा शक्ति में, हमारे हौसला अफजाई में, हमारे मोराल में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और प्रदेश में रोज़गार के साधन को पैदा करना, नए रोज़गार के साधन को पैदा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके ऊपर सरकार कार्य कर भी रही है। बहुत से सेक्टर्स में सरकारी नौकरी दी भी गई है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी कैसे इन्वेस्टमेंट आए, उसके ऊपर भी सरकार पूरी मजबूती से कार्य कर रही है। मेरा युवाओं से यही निवेदन रहेगा कि वो अपने नेशन बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मिलकर आगे चले, और नशे से खास करके दूर रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो चिट्टा है, केमिकल ड्रग्स है, उसका जो यूसेज हो रहा है, बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में बढ़ रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। इससे केवल युवा की ज़िंदगी ही बर्बाद नहीं होती, मगर उनके परिवार जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। HIV के मामले इसमें लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो सिरिंज यूज़ होता है इसके इंजेक्शन के लिए, उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ये भी बहुत चिंता का विषय है। इसलिए इसके ऊपर सरकार कार्य कर भी रही है, मगर आने वाले समय में इस पे और मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है। और जितना हम नशे से दूर रहे, वो प्रदेश हित के लिए और ख़ास करके प्रदेश के युवाओं के लिए जो है वो अच्छा है। शुक्रिया विक्रमादित्य जी, आपने कीमती वक्त निकाला और आप इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण ये सेशन रहा, जिसमें हमने बहुत सी चीजें जानी हैं। हिमाचल के विकास की बात